हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके पिछले क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम क्लास को शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से, जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ। देखिए, परावैद्युत पदार्थ के एक हमने अलग से ही टॉपिक इसको आपको बता रहे हैं, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं जब वो संधारित्र पढ़ते हैं। देखिए, आपका जो आगे चैप्टर आने वाला है, इसमें अब आपका है संधारित्र। देखिए, विद्युत विभव चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें संधारित्र जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये अलग से अगर देखा जाए तो अलग से संधारित्र खुद में एक चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर को जो समझने के लिए ना, इसमें बीच में एक शब्द आता है, क्या? परावैद्युत पदार्थ और परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। ये दो शब्द जो आते हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, कहाँ इसका मान रखा जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप प्रॉब्लम्स को फेस ना कर पाओ, या फिर आपको फेस करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने पहले से इसका एक सेपरेट टॉपिक वीडियो बना दिया, ताकि इस चीज को आप देखने बाद आप टोटली क्लियरली मतलब क्लियर कर पाओ हर एक चीज को, किसी में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आप लोग आज देखिए, देखने वाले हो आप चैप्टर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, जो कि आपको संधारित्र से संबंधित है, संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका ये लेक्चर नंबर देखिए 4 है, जो आपका चैप्टर 2 है, इसका लेक्चर नंबर 4 में। तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीजें को डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उससे जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन सिरे से। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं चालक क्या है। क्योंकि हम परावैद्युत पदार्थ पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग कहाँ से, हम उस चीज को पकड़ेंगे कहाँ से, इस चीज को जरूरी होता है देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या है? चालक। अब चालक क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ही है, चालक क्या होता है। देखिए, चालक एकदम सिंपल सी बात है कि वे पदार्थ जो उष्मा और विद्युत का सुगमता से चालन कर सके। सुगमता से क्या कर सकें? चालन कर सकें, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित कर सकें, उसे बोलते हैं चालक। जैसे ये आपका सपोज करो एक चालक है, तो अगर हमने इसको यहाँ पर कुछ आवेश दिया, तो ये यहाँ पर आवेश इसको ले आ देगा, मतलब ये आवेश यहाँ पर आपको पहुंचा देगा, ये आवेश को कर देगा। या फिर हमने इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्म कर देगा, मतलब यहाँ से धीरे धीरे ये प्रवाह इधर होगा और यहाँ पर भी गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उनको क्या कहता है? चालक। अब ये चालक जो होते हैं वो चालन किस प्रकार करते हैं? तो देखिए, चालक में एक बहुत ही अ, आपका अलग चीज पाया जाता है, जिसका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी चालक में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पर लिखा है, आप इसका डिफिनेशन में भी देख सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के लिए समान ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं। और धारा के प्रवाह के लिए समान ताप पर क्या उपलब्ध रहते हैं? ऐसा भी नहीं कि इनको जो धारा है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होता। समान ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धारा का प्रवाह करते हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण क्या होगा? देखिए, उदाहरण आपका हो गया सोना, चांदी, कॉपर। आपके घरों में जो तार है, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं आज। ठीक, तो ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? विद्युत का सुगमता से चालन करते हैं। इसमें याद रखिए कि बहुत जरूरी चीज ये, मतलब ये पूछा जाता है, तो याद रखिए इसमें जो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं? सुगमता से चालन कर देते हैं। समझ आएंगे वो चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं। अब चालक के बाद दूसरा शब्द आपका जो आता है बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम है अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी। अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी, तीनों शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। इसको बोला जाता है इंसुलेटर। क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। अब विद्युत रोधी क्या होते हैं? तो देखिए, इसका जस्ट उल्टा होता है, चालक की जस्ट उल्टा होता है। मतलब चालक क्या करता था? चालक विद्युत धारा का प्रवाह कर देता था आसानी से, सुगमता से। लेकिन ये विद्युत धारा या उष्मा का प्रवाह करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। ना ही इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ना ही इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? कुचालक या विद्युत रोधी। तो देखिए, वही यहाँ पे लिखा है, वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, लगभग होती ही नहीं है, तथा सामान्य परिस्थितियों में इनमें धारा का चालन नहीं हो पाता है, विद्युत रोधी या चालक कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज आदि, ये सभी क्या है? ये सभी कुचालक पदार्थ। अब देखिए, यही अचालक जो होते हैं परावैद्युत भी यानी जो अचालक पदार्थ होते हैं वही क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए, यहाँ से जो परावैद्युत शब्द है, इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ गया कि हमने चालक क्यों पढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारे चालक और अचालक के बीच ही छिपा हुआ था क्या? परावैद्युत पदार्थ।
तो परावैद्युत पदार्थ समझने के लिए हमने चालक और अचालक को डिस्कस किया। अब आपको समझ में आ गया कि जो चालक होते हैं वो आपके मुक्त चरण का चालन करते हैं, लेकिन जो कुचालक होते हैं मुक्त चरण होते नहीं तो उनमें चालन नहीं होता। और यही कुचालक किसके भांति कार्य करते हैं? परावैद्युत पदार्थ के भांति कार्य करते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? आपके वही कुचालक। कुचालक जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए जो परावैद्युत पदार्थ है ये हमने समझ लिया क्या होता है। अब परावैद्युत पदार्थ के भी प्रकार होते हैं। इसके परावैद्युत पदार्थ के प्रकार, इसके देखिए दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार। अभी दो प्रकार कौन कौन से हैं सर? तो देखिए पहला आपका जो परावैद्युत पदार्थ है बहुत ही सिंपल सा है आपका ध्रुवी, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। और दूसरा आपका जो है वो आपका है अध्रुवी, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है, इनको हम डिटेल करते हैं आगे। चलिए देखिए सबसे पहले आता है परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार होते हैं? परावैद्युत पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। देखिए परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका आता है अध्रुवी। चलिए पहले अध्रुवी को समझ लेते हैं। तो अध्रुवी परावैद्युत जो होता है वो क्या होते हैं? देखो अध्रुवी परावैद्युत ऐसे होते हैं ना, ऐसे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण न हो, जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण न हो, यानी इसमें कोई भी ध्रुवण जैसी संरचना या तो गुण न पाया जाता वो आपके क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ। कौन से? अध्रुवी। देखो वही लिखे यहाँ पर, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, मतलब इनमें प्लस और माइनस होता है और लगभग एक ही जगह होता है, इसलिए इसमें कोई भी ध्रुवण जैसी चीजें नहीं आती, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिमाणी अथवा अस्थायी द्विध्रुवागुण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में अब चीजों को समझिए, हम आराम से समझेंगे। जैसे आपको यहाँ लिखते हैं H2 O2 CO2 आर। अब इनको अगर देखा जाए, देखिए इन जो यहाँ पर ये अणु या परमाणु हैं, इनके बीच जो ध्रुवण है वो जीरो है। क्यों? जैसे अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे तो इनके बीच कोई भी ध्रुवण नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि इस पर जितना धनावेश होगा उतना इस पर धनावेश होता है, या इस पर जितना ऋणावेश होगा उतना इस पर ऋणावेश होता है। इसमें कोई भी आपका ध्रुवण जैसी चीजें नहीं पाई जाती। मतलब प्लस माइनस जब होता है तो ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण शब्द है आपका ध्रुव से, कैसे? द्विध्रुव से, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब सिंपल से होता है कि एक प्लस क्यू है, अब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति का उतना ही, मतलब जितना क्यू यहाँ पर है उतना ही क्यू, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू हो, माइनस क्यू जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसे बोलते हैं क्या? द्विध्रुव। तो द्विध्रुव यहाँ पर देखिए ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो क्या हो गया आपका? अध्रुवी हो गया। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, तो होते हैं। इनमें भी जो आपके विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता होती है उनकी समान होती है, क्योंकि समान परमाणु है। यहाँ पर भी कोई भी हमें ध्रुवण जैसी समस्या नहीं पाई। CO2 का आप देखना चाहते हो बिल्कुल देख सकते हो। देखो CO2 में क्या होता है? इधर से O होता है, डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड आपका O। देखिए इधर जितना ऑक्सीजन उतना ऑक्सीजन इधर है, इस पर भी कोई ध्रुवण जैसी चीजें नहीं पाई। तो वे पदार्थ जिनमें ध्रुवण नहीं पाया जाता है, या जिनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर धनावेश और ऋणावेश संपाती होते हैं, संपाती मतलब एक ही जगह होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं होता, दूरी नहीं होता। इसलिए देखिए अलग अलग थे, दूर थे तो ये दूर बना देते, लेकिन अगर इन्हीं को एक जगह कर दिया जाए, इन्हें मिला कैसे कर दिया जाए, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये मिल गए एक जगह हो गए, जिसमें ध्रुवण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस ही नहीं है, जब डिस्टेंस नहीं है तो ध्रुवण भी नहीं है। ठीक है, इस चीज तो ये आपका हो गया अध्रुवीय पदार्थ। एक होता है ध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय पदार्थ अगर आप समझ गए तो अध्रुवीय अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जिनमें एक अस्थायी द्विध्रुव होता है वो क्या होते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो क्या होगा आपका? ऐसे हो गया यहाँ पर HCl, Br, H2O, उसके बाद आपका NH3, तो आदि। तो ये सभी चीजें जो है ये सभी ध्रुवीय हैं। इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। इस द्विध्रुव के कारण ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अब आप कहोगे सब कैसे द्विध्रुव हो गए? तो इस चीज को समझिए, एकदम आराम से इत्मीनान से समझिए बात को। देखिए यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपका होगा हाइड्रोजन और होगा क्लोरीन, और इनके बीच यहाँ पर होगा क्या? ये आपका एक बंड हुआ। अब देखिए जो ये बांड बनता है, इस बांड में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और ये क्लोरीन पे 6 इलेक्ट्रॉन और भी होते हैं। एक क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ना विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ जाता है। किसमें अंतर आ जाता है? एक शब्द याद रखिए, किसमें? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मक। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या मतलब? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को को अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण।
तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो बंद का इलेक्ट्रॉन होता है, जो बांड का इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें गुण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जबकि हाइड्रोजन बहुत ही निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में आता है। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो इस बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। जब अपनी ओर खींच लेता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इस हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, आंशिक रूप से डेल प्लस, और इस पे जब इसमें आंशिक रूप से धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर आ गया, इसलिए इस पे आंशिक रूप से आ जाता है ऋणावेश। क्या आता है, तो हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से आ गया धनावेश और क्लोरीन पर आ गया आंशिक रूप से ऋणावेश। अब देखिए दो तत्व इनके केंद्र अलग अलग हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अब कुछ अल्प डिस्टेंस मतलब बहुत छोटा दूरी है इनके बीच, और ये मतलब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति की आवेश है। तो इस तरीके से में एक द्विध्रुव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विध्रुव, यानी इनमें ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है, ये ध्रुवीय अणु हो जाते हैं, और इन ध्रुवीय अणु का इनको कहा जाता है ध्रुवीय। इस तरीके से देखिए आप क्लोरीन जैसे देखिए ऐसे HBr को सेम इसी तरीके से होगा। जल का आप देख लो कि जल का कैसे होता है, तो आपका ये होगा ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों हो गए। अब इसको अगर देखें थोड़ा सा, इस पर ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन और होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये विद्युतात्मक होता है। तो विद्युतात्मक मतलब इस पर आ जाएगा प्लस जेल, इस पर आ जाएगा माइनस जेल, लेकिन इस पर तो ये डबल माइनस जेल। क्यों, क्योंकि एक प्लस इधर से होता है और दो प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑक्सीजन होता है उस पर दो माइनस आ जाते हैं। एक यहाँ पर द्विध्रुव बनाता है और एक यहाँ पर द्विध्रुव की दिशा भी बिल्कुल ऐसे है, माइनस से प्लस की। ये दो ध्रुव अलग अलग बन गए, दो दो ध्रुव। इसी प्रकार से इनमें क्या होता है, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, ध्रुवण का। तो वे पदार्थ जिनमें ध्रुवीय गुण पाया जाता है या जिनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, पदार्थ। समझ में आ गया, सिंपल था, बोलिए। अच्छा बताओ, अब क्या आप अधूरे नहीं समझ सकते, भाई इनमें कैसे होगा। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इसकी जितनी विद्युत ऋणात्मकता होगी उतनी इसकी होगी, या इसकी जितनी विद्युत ऋणात्मकता होगी उतनी इसकी होगी। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन, इनकी भी सेम होगा, इसलिए कि ये क्या है, अध्रुवीय पदार्थ। कैसे पदार्थ है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आता है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब ये ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो क्या आप परिभाषा पढ़ना चाहोगे, चलो एक बार पढ़ लो परिभाषा ताकि आपको समझ आ जाए। तो लिखा गया, परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ क्या है, एक कुचालक है या अचालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं और उसमें से मुक्त नहीं हो पाते, ठीक है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अणुओं के आणविक क्षेत्र की दिशा में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत क्या होते हैं, यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, और इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा एक सिरा कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, और परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित कहलाता है। अब सर ये क्या पढ़ दिया, हमको समझ में कुछ समझ में नहीं आती, हिंदी में क्या बोल दिया। चलो अब हिंदी में नहीं, हम फिजिक्स में समझते हैं, क्योंकि हमको फिजिक्स समझ में आती है। क्यों, क्योंकि हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, अब फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स भाषा ना समझ आए, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल। सबसे पहले हम फिजिक्स भाषा समझते हैं, ठीक है, और ये फिजिक्स समझ लेते हैं। देखो एक प्लेट यहाँ पर हो गया आपके लिए, और एक प्लेट और निकाल, ये प्लेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें यहाँ पर हमारे पास एक परावैद्युत पदार्थ बीच में रख देते हैं, कलरफुल बनाते हैं ऐसा, अभी नहीं समझ आए, को भर देते हैं, फिल कर, अब देखिए को फिल कर देते हैं, चलो इनको फिल कर देते हैं भाई, आप लोग भी भरे भरे लगो। चलिए अब ध्यान समझते हैं, देखिए ये आपका एक धनावेशित प्लेट है, ये कैसा प्लेट है, ये आपका है धनावेशित प्लेट, ठीक है, धनावेशित प्लेट है। और ये आपका कैसा है, ये आपका है ऋणावेशित प्लेट, ये कैसा है, ऋणावेशित प्लेट। अब एक धनावेशित प्लेट है, एक है आपका ऋणावेशित प्लेट, एक धनावेशित प्लेट है और एक कैसा है, ऋणावेशित प्लेट। तो जब एक तरफ धनावेशित प्लेट एक तरफ ऋणावेशित प्लेट करते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, निकल जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो याद रखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव माइनस प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी ये आपकी होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यही है, देखो अब इसमें लिखा है कि जब हम विद्युत क्षेत्र के बीच में किसी पराविद्युत पदार्थ, ये क्या है, ये आपका एक पराविद्युत पदार्थ है, पदार्थ, ठीक है। अब इस पराविद्युत पदार्थ जब इसमें रखते हो, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, और ये आपका कैसा है, कुचालक, कुचालक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण
यहाँ पर ना इन दोनों के पृष्ठों पर क्या होता है, विपरीत विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। कैसे आप विपरीत आवेश होते हैं? देखिए ये प्लस है तो प्लस वाला अपने माइनस वाले को आकर्षित करता है, तो इस पर इस किनारे पर माइनस वाले आ जाते हैं। कौन वाले आ जाते हैं? माइनस आवेशित वाले। जो माइनस आवेश वाले होते हैं इस किनारे पर आ जाते हैं, ठीक है। और इस किनारे पर क्या होते हैं? इस किनारे पर क्या आ जाते हैं? प्लस, क्योंकि माइनस है। देखिए प्लेट क्या है? माइनस, तो इस पे आ जाते हैं क्या? प्लस वाले। ये भाई प्लस वाले, प्लस वाले प्लस वाले प्लस वाले। तो अब देखिए इस पदार्थ में क्या होगा, एक और माइनस वाले आपके एकत्रित हो गए, एक और प्लस वाले। किसके कारण? ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के कारण यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, इसमें देखिए एक खुद विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हो गया। ये आपका ई इंड्यूस्ड, इसको बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। ई स्मॉल होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब ये प्रेरित हुआ। ये क्या हुआ? प्रेरित हुआ। एक्चुअली वास्तव नहीं होते, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर प्रेरित हो गया। तो इसमें ये बताओ, इसका एक सिरा धनावेशित एक सिरा ऋणावेशित हो गया, तो क्या यह दूसरों की भांति बना कि नहीं? अभी अब पीछे आपको समझाएं, एक प्लस माइनस जब परिमाण में बराबर और कुछ दूरी पर आते हैं तो वही क्या होते हैं? आपके एक दूसरे होते हैं। तो क्या है, ध्रुवी हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर, यहाँ पर ये ध्रुवी हो गया। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुव। क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुव। तो क्या अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है? क्या आपको समझ आ गया? अभी हिंदी में क्या पढ़ा था, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर समझ आएगा, क्योंकि हमने फिजिक्स को देख लिया फिजिक्स की भाषा में, और फिजिक्स की भाषा बहुत सरल है, ठीक है। बस आप कंसंट्रेट होकर सुनो। कुछ बच्चे होते हैं ना कि भटक जाते हैं, जैसे अब आप देख रहे हो, अब देखते देखते हो क्या हुआ, उधर उधर से एक आवाज आ गई, तो आपने उधर देख लिया क्या हो रहा है। अभी तो क्लास चल रहा है, आप उधर देख रहे हैं, क्लास चल ही जा रहा है, देखे जा रहे हैं, क्लास चल ही जा रहा है, देखे जा रहे हैं। ऐसे क्या होता है? ऐसे कंसंट्रेशन दूर चला गया। आपने उस टॉपिक को सुना नहीं। जब हिंदी हम पढ़ रहे थे आपने देखा था, जब हम समझाया था आपने देखा नहीं, तो उधर देख रहे थे। अब वहां आपकी क्लास चल रही थी, उस क्लास का कोई मतलब था नहीं, इस क्लास का मतलब था, ये आपने मतलब बिना कर दिया। सब मिला जुला कर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी क्लास लेने बैठो, आप आधे घंटे ही पढ़ो कंसंट्रेट होकर, लेकिन उस आधे घंटे में पीछे आपके क्या हो रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को ही कंसंट्रेट कर रहे हो, क्लास को ही देख रहे हो, क्लास को ही समझ रहे हो कि क्लास में क्या हो रहा है। तो क्लास देखो ना यार, इस क्लास पूरे क्लास में एक्टिविटी होती रहती है। कैसी एक्टिविटी होती रहती है? कभी ये इसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा होता। आप तो कहते हो अरे सर आप तो आते हैं इधर शुरू हो जाते हैं इधर शुरू हो जाते हैं, नहीं, इसमें भी मार धाड़ होती है। जो आप लोग मूवी देखते हो ना, वही इसमें भी होता है, लेकिन आप लोग वो फील नहीं ला पा रहे हो। देखो अब आपको अगला वाला फील इसी पर आएगा। देखो इसमें मारधाड़ पक्का होगा। देखो आप इस बार तो एकदम एक्शन मूवी बना देते हैं इसको, इस फिजिक्स की क्लास को आज में एक्शन मूवी बना देते हैं, ठीक है। और आप सामने लिखा होगा एक्शन मूवी इन फिजिक्स क्लास। देखो क्या कर रहा है, पराविद्युत पदार्थ का भंजन। अब भंजन मतलब क्या होता है? भंजन का मतलब ही होता है किसी को मार कर भून दो। तो इतना इतना मार दो कि भुना जाए, इतना भून दो। भंजन मतलब होता है भूनना, किसी को तोड़ना। तोड़ने का मतलब क्या है? अब हमको परावैद्युत पदार्थ को तोड़ना है, तो हम परावैद्युत पदार्थ को कैसे तोड़ेंगे? देखो यार, हम लोग हैं शरीफ इंसान, हम लोग किसी को हाथ से नहीं मारेंगे, तो परावैद्युत पदार्थ को हम दिमाग से मारेंगे। दिमाग से इसका भंजन करेंगे, किसे? दिमाग। अब वो कैसे होगा? देखो एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि आपने जो पीछे बनाया था, इसको थोड़ा सा देखिए, इसको ना थोड़ा सा हम अपने लेवल में ला रहे हैं। चलिए, चलो। अब देखो आपको यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फिर से यहाँ पर ला दिया। क्यों ला दिया? आपको समझा। देखो अभी हमने क्या किया, इसका ध्रुवण किया। क्या किया? ध्रुवण। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ध्रुवण कर लिए। अब ध्रुवण करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र जो ई का मान है, इसके मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। अगर बढ़ा दिए तो क्या होगा, बोलो। ई के मान को बढ़ा रहे तो एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसी सीमा आएगी जिसके बाद ये पराविद्युत पदार्थ जो है, यह अपनी कुचालकता खोने लगता है। क्या होता है? एक कुचालकता खोने लगता है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से बंधे हुए थे, उनकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, उनका जो वहां पर मजबूती है और टूटने लगता है, वो खुद अपने आप में टूटने लगता है। जब टूटने लगता है क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, छोड़ने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ से निकल के इधर जाने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से निकल के इधर जाने लगते हैं, मतलब यहाँ पर यह एक कुचालक था जो कि चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। व्यवहार करना शुरू करता है चालक की भांति। और जब कोई कुचालक चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब उसकी कुचालकता खो गई। कुचालकता क्या हो गई, खो गई। मतलब देखो, एक यहाँ पे जब ई के मान को बढ़ाएंगे तो एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित सीमा एक निश्चित सीमा के
एक निश्चित सीमा के बाद क्या होगा, एक निश्चित सीमा के बाद यह क्या करता है, अपनी जो कुचालकता है, यह अपनी कुचालकता चा कुचालकता क्या करता है, खोने लगता है। जब यह अपनी कुचालकता खोने लगता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये चालन की बात, क्या कहना है, चालन की बात। तो बताइए क्या है, टूट गया, बिल्कुल सर टूट गया, यानी पहले से ही सख्त था कि नहीं कुछ भी हो जाए हम विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे, इस बात पर आना था। लेकिन जब इस विद्युत क्षेत्र में बढ़ाते गए, मतलब क्या होता है, जब आप किसी को तोड़ते जाओ, पीटते जाओ, तो एक समय ऐसा है वो टूट जाएगा, अब वो नहीं सह पाएगा, कहेगा ना भैया अब हमसे ना हो पाएगा, जो तुमको चाहिए लेकर जाओ, है कि नहीं। तो बताओ अगर आप किसी को मारते रहे तो क्या बोल देगा कि नहीं भैया अब हम ना सह पाएंगे, तुम लेकर जाओ। ऐसे फिजिक्स है, अगर आप फिजिक्स से डरोगे ना तो आपको डरवाएगा, बहुत डरवाएगा, इतना डरा देगा कि आप फिजिक्स से दूर हो जाओ। लेकिन आप जैसे एक सवाल आपको नहीं आया, एक टॉपिक आपको नहीं समझ आया ना, तो उस फिजिक्स को इतना इतना पढ़ डालो कि वो भी कहे भैया बस तो करो, अब तो तुम बस करो, अब तो हम आ गए हैं। तो इस तरीके से होता है, अगर ये जज्बा आपके अंदर है ना कि जो चीज हमको नहीं आई वो चीज हमको मतलब ठान लेना ही नहीं, करना ही करना है। अगर फिजिक्स में टॉपिक नहीं समझ आया तो हमको उसको इतना पढ़ डालना है, मतलब किताब या कापी लेकर बैठ जाओ और उसको इतना बार पढ़ लो कि उसकी एक शब्द में जो कौन सी मात्रा किधर घूमी हुई है ना ये भी दिखने लगे। अगर तुम कोई उस शब्द को बोलते तो उसमें कौन सी मात्रा किधर घूमी थी ये भी तुमको साफ साफ दिखने लगे। बोलो आएगी कैसे, आएगी। तो किसी चीज को तोड़ने के लिए उतना तुमको शक्ति लगानी पड़ेगी। तो इसे इसको देखो तोड़ने के लिए क्या कुछ अलग था, लेकिन हमने शक्ति का मान बढ़ाया, इसका मान बढ़ाया तो ये टूट गया। यह कुचालक से किस में बदल गया, चालक में, यानी यह जो था आपका यह कुचालक था, क्या था, कुचालक। तो कुचालक से किस में बदल गया, चालक में, किसमें बदल गया, चालक। तो कुचालक से जब एक चालक में बदल, सही है। चलो, तो ये आपका होता है पराविद्युत पदार्थ का भंजन, वही यहाँ पर लिखा है। देखिए तब इसके अणुओं के इलेक्ट्रॉन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपने अणु से मुक्त हो जाते हैं और तीव्र गति से अन्य अणुओं से टकराते हैं, इस क्रम में और अधिक की संख्या में इलेक्ट्रॉन विमुक्त हो जाते हैं। पराविद्युत पदार्थ एक चालक जैसा व्यवहार करता है, बोलो चालक जैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ जो कुचालकता थी खो गई नहीं, तो देखो मार का हमने इसको फोड़ दिया, बिल्कुल सर। क्या हमने इसको लाठी से मारा, नहीं, किससे मारा, दिमाग से। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी लगा दो, अपना माइंडली एनर्जी लगाओ, क्योंकि देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो चीज होती है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो फिर हार्ड वर्किंग करते रह जाओ, लेकिन हल्का से स्मार्ट वर्क कर लिया हार्ड वर्क के साथ तो आप सफल हो जाओ। वही चीज इसे बताता है आपको। तो देखिए फिजिक्स का हर एक नियम भी आपको कुछ ना कुछ सीख देता है कि भाई इसे सीखो तुम, ये देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा तुम्हारे जीवन में हो सकता है, तुम घबराओ नहीं, भागो नहीं परेशानियों से, करो इस चीज को, डेफिनेटली होगा। अब देखिए अगला पॉइंट आपका आता है परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य। अब सर सामर्थ्य क्या, ये शब्द कौन नया सा आएगा, देखो सामर्थ्य बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, बस एक शब्द आपको समझाना है बस। सामर्थ्य मतलब क्या होता है, अभी आपने क्या किया, अभी इसमें हमने क्या किया, इसको तोड़ा। तो तोड़ा, आप सपोज करो ये जो ई के मान था, ई के मान आपका होता क्या, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ये आपको होता है 2 या 3, ठीक है, पूरे 10 घाते 6 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति, ये इतना जब विद्युत क्षेत्र आप लगा देते हो तो ये टूट जाता है। तो अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं, थोड़ा सा चीज समझना है कि किसी पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है, वह उच्चतम मान है। कौन सा उच्चतम मान, वह उच्चतम मान है जिसे जिसे वह पदार्थ भंजन हुए बिना सह कर सकता है, सहन कर सकता है, मतलब भंजन हुए बिना सहन कर सकता है, मतलब बिना टूटे, बिना अपनी कुचालकता खोए हुए उस पदार्थ को, उस मान को सह सकता है। यानी अगर इसको आप देखो, 1 × 10 घाते -+6 वोल्ट प्रति मीटर, इससे कम आप विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो, इसको यहाँ सह पाता है। तो कह रहा वो मान जिसको यहाँ सह पाए, बिना भंजित हुए, बिना टूटे, बिना अपनी कुचालकता खोए, उसी मान को या उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी सामर्थ्य, इसकी शक्ति। जैसे आपसे पूछा जाए आपकी कितनी शक्ति है, आप कितनी रोटी खा लोगे, तो आप डेली खाते हो 4 रोटी, 4 रोटी तो नहीं खाते हो आप लोग, 2 रोटी तो पेट भर जाता हो, ठीक है। आप डेली समझ करते हो 4 रोटी खाते हो, तो 4 रोटी में अगर आपसे पूछा है आप कितना रोटी खा सकते हो, आप बोलो भाई 4, ऑब्वियस सी बात है 4 खाते हैं, ठीक है। आपने बहुत मेहनत कर दिया, थोड़ा सा और मतलब और थोड़ा सा सोचे, चलो भाई आज हम एक और रोटी खा लेते हैं, तो हमने 5 रोटी खा ली, और थोड़ा सा जबरदस्ती किया 6 रोटी खा ली, तो क्या आप 10 रोटी खा लोगे, तो 4 रोटी खाते थे, नहीं, बहुत की 6 रोटी खाए, उससे ज्यादा नहीं ना, उससे ज्यादा आपका पेट फट जाएगा भाई। तो आपकी एक निश्चित सीमा है कि इस सामर्थ्य तक आप इस चीज को कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पर ये जितनी सीमा को सह सकता है, जितने मान को विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र मान को सह सकता है, बिना अपनी कुचालकता खोए, बिना अपनी कुचालकता खोए, उसे क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ के सामर्थ्य, क्या बोलते हैं, पराविद्युत पदार्थ का सामर्थ्य। ये चीज आपका समझ में आ गया, पराविद्युत पदार्थ सामर्थ्य क्या होता है। चलिए, तो ये पराविद्युत पदार्थ की कुछ परिभाषा थी। अब इस परिभाषा के साथ साथ एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही छोटा टॉपिक आता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं,
वो क्या होता है सर? वो देखिए क्या होता है यहाँ पर, होता है स्थिर विद्युत परीक्षण। मतलब इससे अगर क्वेश्चन आपको बता देना अभी, इससे आपको जीवन के लिए बहुत ही बड़ी राज खुलेगी यहाँ पर। इस चीज को समझ लो, क्योंकि पराविद्युत क्लास हमने क्लियर कर लिया, उससे आप कुछ है नहीं, वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है ना, बहुविकल्पी में पूछ लेता है, 1-2 नंबर पूछ लेता है पराविद्युत पदार्थ के बारे में। तो उससे बच्चे एक उसमें आपने हमने ध्रुवण पढ़ा, सामर्थ्य पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसका भंजन पढ़ा, इनमें से कोई भी एक छोटा सा हेडिंग दे दिएगा 2 नंबर में, कहेगा इसकी परिभाषा लिखो, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। इसी उस चीज को हमने अच्छे से डिटेल कर दिया। आप उसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो वीडियो पीछे कर नोट कर लीजिए, या फिर आप क्लास को खत्म कर लीजिए। क्लास को खत्म करने के बाद आपको एक पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में जीपी साइंस क्लास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, और वहाँ से आप उसको अच्छे से नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो स्थिर विद्युत परीक्षण क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, और इसका जवाब आप बताओगे। अगर आपको आ रहा तभी क्यों नहीं बताओगे, और नहीं आ रहा तो फिर इसका जवाब हम लास्ट में आपको बताएंगे एकदम अंत में। तो आपका सवाल ये है कि जैसे मान लो आप बाहर सुनसान एरिया में हो, ठीक है, वहां बादल घिरे हुए हैं, बिजली कड़क रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो अब बहुत ज्यादा संभावना है वहां पर कि वहां बिजली गिर सकती है। तो आपको कुछ ऑप्शंस हैं कि किन जगहों पर जाकर अपने आप को सेव करना चाहोगे। पहला ऑप्शन है कि आप सीधे ऐसे ही सड़क पर खड़े रहना चाहोगे, जिससे आपको लगेगा आप सेफ हो। दूसरा, आप किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर वहां पर रुकना चाहोगे कि हाँ, पेड़ के नीचे बिजली नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपके पास एक कार है, आप उस कार में बैठना चाहोगे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका ये है कि आप जमीन पर लेटना चाहोगे, ठीक है, या फिर हाँ, जमीन पर लेट सकते हो, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप बताओ क्या करना चाहोगे। क्या आप वहाँ सड़क पर खड़े रहोगे, कि किसी पेड़ के नीचे जाकर वेट करोगे कि बारिश कम हो, बिजली गरजना बंद हो, तब हम यहाँ से निकलें, या फिर कार में अपने बैठ जाओगे आराम से कि भाई चलो अब कार में बैठे हैं, बारिश से बच रहे हैं, जब पानी निकलेगा तो चलेंगे, या फिर आप नीचे जमीन पर लेटना चाहोगे। तो कौन सा ऑप्शन आप चुनाव करना, इसका कमेंट अभी जवाब दो, अभी वीडियो को पास करो, कमेंट में जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। और नहीं पता तो फिर इस क्लास को अभी जो आपका अगर लगभग 5 से 7 मिनट क्लास जो बची है, इस क्लास को देखने के लिए मतलब एकदम अच्छे से कंसंट्रेट हो सब। क्या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विशिष्ट स्थान के क्षेत्र सुरक्षित रखने की प्रक्रिया स्थिर विद्युत परीक्षण कहलाती है, या स्थिर विद्युत आवरण कहलाती है। मतलब क्या है, मतलब बाहर से क्या है, आवेश है, उसके अंदर हमको आवेश नहीं चाहिए, किसी चीज को सुरक्षित रखना है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर देखो, सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत परीक्षण। अब यदि कोई खोखला चालक जिसके अंदर आवेश नहीं है, कोई खोखला चालक जिसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इस खोखले चालक के गोले के बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं। अब इसका मतलब क्या था सर, हमने पता नहीं क्या बोल दिया इसको। तो देखो, बिल्कुल आपको समझ आएगा हर एक टॉपिक, बस आप थोड़ा सा सब रखो। ये आपका एक चालक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक चालक हो गया। और इसको खोखला थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कैसा खोखला, अब ध्यान समझिए, ये आपका चालक है, इस चालक को हमने क्या किया, आवेश दे दिया, क्या दे दिया, आवेश। तो इसको जब हमने आवेश दे दिया तो ये धनावेशित हो गया, सपोज को धनावेश दे दिया, ये पृष्ठ पर, देखो पृष्ठ पर पूरा क्या होगा आपका, धनावेशित होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखो, जो चालक होते हैं उनके आप आवेश जितना देते हो, वो सदैव पूरा की पूरा आवेश पृष्ठ पे होता है, कहाँ, पृष्ठ पे चारों तरफ, वो कभी भी आवेश अंदर नहीं जाता। जब सोचो कि आवेश अंदर चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। आवेश हमेशा हमेशा कहाँ होती है, पृष्ठ पर, ऊपर। जैसे यहाँ पर आपको दिखे ना, तो ये आपका देखो एक गोला है, ये क्या है, ये आपका गोला है, इसलिए आपको इसलिए लिखे, ठीक है, ये कैसा गोला। अगर यही वृत्त होता आपका, कैसा होता, वृत्त होता, देखो ये आपका वृत्त होता। तो ये सपोज करो वृत्त है, ठीक है, इस पर जब आवेश दोगे ना, ये केवल केवल वृत्त है, तो इस पर आवेश सिर्फ बाहर होगा, यहाँ पर अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आवेश कहाँ होगा, बाहर, पृष्ठ पर। तो आवेश कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ पर। तो आवेश का एक गुण होता है कि अगर आप किसी चालक को आवेश दे रहे हो, तो हमेशा वो पृष्ठ पर ही होता है, पृष्ठ के अंदर नहीं। यहाँ हम देखिए खोखला गोला है, ये खोखला स्थान है, तो अगर इसके अंदर कोई आवेश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंदर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई अंदर आवेश नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो ई का मान होता है विद्युत क्षेत्र, वो हमेशा 0 होता है, क्या होता है, 0। यानी एक चालक है, खोखला चालक, अगर उसके बाहर आप कितना भी आवेश दे दो, कितना भी आवेश, लेकिन उसके अंदर आवेश सदैव 0 होता है। अगर यहाँ पर कोई अन्य आवेश नहीं, यहाँ का ई का मान हमेशा क्या होगा, 0। इसको थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है, ये आपके लिए देखो, यहाँ पर ई का मान क्या है, 0। ये आपको दिखा रहे हैं जूम करके कि देखो भाई, यहाँ पर ये आपको क्या है, ई 0 है। इसको आप ये नहीं बोलोगे सर ये यहाँ पर 0 क्यों नहीं, तो 0 ही होता है।
ठीक है, तो आपको अगर दिख नहीं रहा तो हमको जूम करके दिखा भाई, ये देख लो ये। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये क्या होगा, ये इसको हम क्या करते हैं, चलिए अच्छा, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, तो समझने। अब देखिए ध्यान से, देखिए हम क्या लिखा है, स्थिर विद्युत परीक्षण के अनुप्रयोग। अन्य के अनुप्रयोग क्या होते हैं, अनुप्रयोग क्या है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, स्थिर विद्युत परीक्षण के अनुप्रयोग निम्न है, यानी इसका प्रयोग हम कर क्या सकते हैं, जैसे कोई चालक है, वो खोखला अगर है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, बाहर आप कितना भी आवेश दे दो, इसका क्या अनुप्रयोग। इसका पहला देखिए अनुप्रयोग है, सुग्राही विद्युत उपकरणों का बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सुरक्षित रखने के लिए खोखले चालक से ढक दिया जाता है। यानी एक खोखला चालक है, जैसे आपके यहाँ कटोरा होगा, कटोरा चालक है, अब उस चालक के अंदर आप किसी चीज को ढक दो, तो बाहर से कितना भी आप आवेश डाल दो, कितना भी आवेश डाल दो, उसके अंदर आवेश कभी नहीं जाएगा, ना उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र जाएगा। क्यों, क्योंकि वह एक आवरण की बात क्या कर रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र आवरण, यानी यहाँ पर उसको क्या कर चारों तरफ से कवर किया है, उसको ढका हुआ कवच की बात काम करेगा, क्योंकि चालक का एक गुण होता है कि चालक कभी अपने से अंदर विद्युत क्षेत्र को नहीं। दूसरा, बरसात होने पर या बिजली गिरने की संभावना होने पर कार या बस के अंदर बैठना चाहिए, स्थिर विद्युत परीक्षण के कारण यहाँ पर जान माल की क्षति नहीं होती। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर आप कार के अंदर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कार के अंदर, तो बोलो, आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, कितने लोगों ने जवाब दिया था, जितने लोगों ने अगर जवाब यही दिया था, कार के अंदर बैठना पसंद करेंगे, कि वो बिल्कुल सही है, वो एक साइंटिस्ट बनने के काबिल हैं, वो चीज़ों को सोच पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर, अगर इस कार के अंदर आप बैठे थे तो बिल्कुल सही है। जानते हो क्यों, क्योंकि कार देखिए चारों तरफ से क्या होता है, चालक से बना होता है। अब चालक से बना, ये आपका देखिए चालक हो गया, ये चालक के बाहर आप कुछ भी आवाज दे रहे हैं, मान लो बिजली ही गिर गई कार पर, तो बिजली आसपास भी गिर सकती है, जरूरी नहीं कार पे ही गिरे, आप उतने लकी नहीं हो कि आपको बिजली गिर जाए। अब भगवान चालक हो भी ना किसी का, किसी के ऊपर बिजली, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाहर आपका कुछ कितना भी चार्ज आ जाएगा, लेकिन आप बच्चों कहाँ, अंदर, अंदर क्या है, खोखला, खोखला में तो आवश्यक है ही नहीं। तो आप अगर कार के अंदर बैठो तो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, आप पेड़ के नीचे जाओगे और बिजली वहां गिरी तो आपको मतलब क्षति हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका होता है स्थिर विद्युत परीक्षण, जो कि आपने पूरा पढ़ना। ठीक, तो हमने आज पराविद्युत पदार्थ और साथ स्थिर विद्युत परीक्षण को पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि क्या चीजें होता है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।